अब हम इस वीडियो में लुइस ड्यूमो की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं लुइस ड्यूमो जीएस घुरिये की तरह ही भारतीय विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य के समर्थक हैं और फ्रांसीसी मानव शास्त्री एवं समाजशास्त्री हैं। लुइस ड्यूमो का जन्म 1911 में हुआ और 1998 तक ये रहे, ये जानना थोड़ा ज़रूरी है। और ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से इन्होंने स्टडी किया, ठीक है। और 1955 ईस्वी के बाद फ्रांस गए और यहीं पर इन्होंने अध्यापन का कार्य भी किया फ्रांस में। और ड्यूमे के शैक्षणिक कैरियर का प्रारंभ 1930 ईस्वी के मध्य सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री मार्शल मॉर्स के निर्देशन में हुआ, ठीक है। भारतीय समाज के इतिहास को समझने के लिए उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया, फ्रांसीसी थे, ठीक है। इसलिए उन्हें भारतीय परंपरा के अध्ययन पर बल देने वाले विद्वानों में से एक अग्रणीय विद्वान माना जाता है। ड्यूमो ने भारतीय जाति व्यवस्था तथा संस्करण को अपने विश्लेषण कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सोशियोलॉजी नामक पत्रिका के एक संस्थापक के लिए विशेषतः जाने जाते हैं। तो उन्होंने भी भारतीय जाति व्यवस्था, इसके साथ साथ ड्यूमो भारतीय सामाजिक व्यवस्था में विशेष रुचि थी। सामाजिक व्यवस्था खास तौर से ड्यूमो भी नातेदारी, धर्म, विवाह आदि पर अनेक लेख और पुस्तकें लिख चुके हैं, ठीक है। तो ड्यूमो का भी परिवार, विवाह, नातेदारी, आप ये नातेदारी स्पेशल थे, वो जाति व्यवस्था को जानना चाह रहे थे। ये भी भारतीय विद्याशास्त्री थे। तो और आप जान रहे हैं कि इन्होंने कई वर्षों तक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी अध्यापन का कार्य किया। 1955 ईस्वी के बाद वो फ्रांस आ गए और यहाँ पे उन्होंने लेखन एवं अध्यापन का कार्य फ्रांस में भी किया ऑक्सफोर्ड के बाद, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अब हम थोड़ा जानेंगे कि उनकी प्रमुख कृति कौन कौन सी है जो बहुत ज्यादा मशहूर है। उस पे वो आप दो चार याद कर लेंगे जो मैं आपको बोलता हूँ। तो सबसे मशहूर है इनका होमो हायरार्की। होमो हायरार्की 1970 में लिखी गई है, होमो हायरार्की। और उसके बाद है हायरार्की एंड मैरिज अलायंस इन साउथ इंडियन किनशिप, 1954 में लिखी गई। होमो हायरार्की 1970 में लिखी गई। आप आराम से लिख लेंगे इसको, वीडियो को पॉज करके ठीक से। और एक है रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री इन इंडिया फ्रॉम मांडेविली टू मार्क्स 1970, ठीक है। ये भी था। एसेज ऑन इंडिविजुअलिज्म, ये भी मशहूर किताब है उनकी। लॉ आइडियोलॉजी एडमंड ले, ये भी उनकी किताब है। तो सबसे मशहूर इनकी किताब जो है होमो हायरार्किस 1970 में लिखी गई। अब इन्होंने प्रमुख रूप से किन किन बातों पर ध्यान दिया, वो है वैचारिकीय एवं संरचना, आइडियोलॉजी पे और स्ट्रक्चर पे उन्होंने काम किया। चार बातों पे इन्होंने फोकस किया, चार बिंदु काम है, आइडियोलॉजी और स्ट्रक्चर पे। ये जानना चाह रहे थे कि कौन सी आइडियोलॉजी है और जिससे समाज की संरचना किस तरह से बनती है इस आइडियोलॉजी के तहत, ठीक है। उस आइडियोलॉजी को समझना चाह रहे थे। और वो आइडियोलॉजी कौन थी? विद्याशास्त्री, भारतीय विद्याशास्त्री। किस तरह समाज की जो संरचना है जाति व्यवस्था के आधार पे, उच्च जाति, निम्न जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इसकी आइडियोलॉजी को ये समझना चाहिए। ये आइडियोलॉजी आई कहाँ से, इस शोषण के प्रकार को समझना चाह रहे थे कि शोषण कैसे हो रहा है, इसमें शोषण भी तो हो रहा था, ये सारी चीजें। और दूसरा पॉइंट है द्वंद्वादी रूपांतरकारी संबंध एवं तुलना। ये द्वंद्व देखना चाह रहे थे जाति में, एक तरफ उच्च जाति, निम्न जाति, आपस में मतलब जातियों में भी द्वंद्व, धर्म का भी द्वंद्व। इन्होंने द्वंद्व पे भी फोकस किया, हिंदू मुस्लिम, हिंदू ईसाई, समझ रहे हैं, ये था। और कंपैरिजन इन्होंने किया, कंपैरेटिवली देखा कि उच्च जाति निम्न जाति में क्या क्या फर्क है। प्यूरिटी और इम्प्यूरिटी की बात की कि उच्च जाति जो है ना शुद्धता को मानते हैं
और वो मानते हैं कि वो शुद्ध है, निम्न जाति को वो मानते हैं अशुद्ध है। शुद्धता और अशुद्धता के आधार पे जाति को इन्होंने विभाजन किया, जाति को देखा। इसी आधार पे इन्होंने इसलिए देखा क्योंकि भारतीय समाज इसी आधार पे विभाजित था। और तीसरा पॉइंट है भारत विद्या शास्त्र संरचनावादी उपागम। इनका भी उपागम भारतीय विद्या शास्त्री था, उसी उपागम से इस चीज को वो समझ रहे थे। उसके बाद ऐतिहासिक उपागम से भी इनको देख रहे थे। ऐतिहासिक उपागम से इन लोगों ने भी देखा, जैसे जीएस भुरिया ने भी देखा। ज्यादातर लोग ऐतिहासिक उपागम को तो देखते ही है। ऐतिहासिक उपागम का मतलब होता है, देखिए कोई भी वैज्ञानिक जब अध्ययन करने जाता है किसी भी समाज का क्षेत्र अध्ययन, तो वो सबसे पहले मसला ये होता है कि अध्ययन कैसे करेगा। समझ में आ रही बात? तो अध्ययन का एक तरीका है ऐतिहासिक। जो अभी समाज है वो समाज पहले कैसा था, 1000 साल पहले कैसा था, इतिहास से कैसे आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि भारतीय समाज का अध्ययन कर रहे हैं ड्यूमो, तो ये भी ध्यान में रख रहे हैं कि भारतीय समाज 1000 साल पहले कैसा था, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई, जाति व्यवस्था कहाँ से आई, ये शोषण और ये क्या कहते हैं पवित्रता और अपवित्रता की अवधारणा कहाँ से आई, ये कितना पुराना है। तो आपको मैं ये बता दूं कि ऋग्वैदिक युग में, जब ऋग्वैदिक काल की बात आप करेंगे, तो आपको पता है ऋग्वेद काल में जाति व्यवस्था थी या नहीं? कौन बताएगा? बोलिए, बस बता नहीं। ऋग्वैदिक काल में जाति व्यवस्था थी? कोशिश कीजिए। ऋग्वैदिक काल में जाति व्यवस्था नहीं थी, थी कि नहीं? नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था था। क्या था? वर्ण व्यवस्था क्या था? कोई बताएगा? वर्ण व्यवस्था क्या था? वर्ण व्यवस्था में कर्म के आधार पे उसका क्या कहते हैं पद था। कर्म के आधार पे जो जैसा काम करेगा उसको वैसा पद में, यानी अगर कोई शिक्षा दीक्षा का काम करेगा तो पंडित बनेगा। पंडित एक पद है, पंडित का मतलब प्रोफेसर समझ लो, लेकिन बाद में चल के उसको जन्म पे आधारित कर दिया। समझ में आ रही बात? अगर कोई व्यक्ति ऋग्वेद काल में पंडित का काम करता, चाहे वो किसी घर में पैदा हुआ, तो वो क्या कहलाता? पंडित कहलाता, ब्राह्मण। समझ में आ रही बात? अगर कोई व्यक्ति किसी परिवार में पैदा हुआ और वो मान लो खेती बाड़ी का काम कर रहा है, तो वैश्य में आएगा। समझे? मतलब ये इस बात से निर्भर नहीं कर रहा था ऋग्वेद काल में जन्म हुआ, जन्म के आधार पर। ये बाद में उत्तर वैदिक काल से 500 साल बाद धीरे 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 कठोरता आई। उत्तर वैदिक काल से गुप्त काल और फिर मध्य काल, तब जाके जाति, वही वर्ण जो है ना धीरे धीरे जाति में तब्दील होने लगा। एक वर्ण में हजारों जातियां होने लगी। कैसे होने लगी? अब ब्राह्मण में भी कुछ लोग अपने आप को उच्च ब्राह्मण, उच्च से उच्च ब्राह्मण, उच्च से उच्च ब्राह्मण, हजारों ब्राह्मण हो गए। उसी तरह क्षत्रिय में भी उच्च क्षत्रिय, अलग अलग क्षत्रिय, हजारों क्षत्रिय हो गए। वैश्य, ये सारी जातियां इन्हीं से निकल गई। और ऐसा नहीं कि एक ब्राह्मण में एक ही ब्राह्मण निकला। एक ब्राह्मण के स्रोत से उसने कहा कि मैं तुमसे ऊपर, मैं तुमसे बड़ा, क्योंकि मैं ज्यादा पवित्र हूं। ब्राह्मण में भी मैं बड़ा ब्राह्मण, क्षत्रिय में भी मैं बड़ा क्षत्रिय। होता है कि नहीं? इस तरह से जाति की, तो इन लोगों ने जो स्टडी किया ऐतिहासिक आधार पर भी देखा, ऋग्वेद काल में जाति नहीं थी, धीरे धीरे जाति की उत्पत्ति हुई। इस तरह से इन लोगों ने ऐतिहासिक उपागम का को आधार माना। समझ में आ रही बात? तो कुल मिलाकर के ये है इनके इन्होंने देखिए सामाजिक स्तरीकरण की भी बात की। होमो हायरार्कीज में इन्होंने सामाजिक स्तरीकरण पे फोकस किया कि किस तरह भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का आधार जाति है। जाति के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं कि समाज का कई स्तरों में विभाजित होना
उच्चता और निम्नता के आधार पर। उच्चता और निम्नता जरूरी है, स्तर में विभाजन खाली है तो नहीं चलेगा, उच्चता और निम्नता जरूरी है। अब जैसे मान लो कि कोई बच्चा 5वें क्लास में, कोई 6ठी में, कोई 7वें में, कोई 8वें में, दिस इज कैटेगरी यू कैन से, बट इट इज नॉट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में किसी को उच्च माना जाता है, किसी को निम्न माना जाता है, उच्च और निम्न की भावना आ जाती है। समझ में आ रही बात? तो वो उसका आधार क्या था? जाति व्यवस्था। प्रोफेसर लुइस ड्यूमो ने सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा को कुछ शीर्षकों के आधार पर समझाया है कि जातिगत व्यवस्था था पद सोपान का, जाति को आधार माना है, व्यवस्था से संरचना की ओर पद सोपान वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत माना। ठीक है, वर्ण व्यवस्था के आधार पे हुआ। उन्होंने श्रम विभाजन पे फोकस किया, जाति व्यवसाय पे भी फोकस किया कि हर जाति का अपना एक व्यवसाय होता है। जजमानी प्रथा की बात की। ये सारे बिंदु हैं, उसको आप अलग अलग बिंदु को लिखेंगे। जैसे जाति एवं व्यवसाय की बात की, हर प्रत्येक जाति के एक व्यवसाय है। उसके बाद जजमानी प्रथा की बात की। जजमानी प्रथा क्या है इसको समझ लीजिए एक लाइन में। जजमानी प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें एक जाति सेवा देती थी, दूसरी जाति सेवा लेती थी। समझ में आई बात? जैसे मान लो टीचर पढ़ा रहा है और स्टूडेंट, दिस इज ये अलग सिस्टम में इसको जजमानी व्यवस्था कहते हैं। जजमान वो है जो सेवा देती थी, और दूसरे को बोलते हैं कमीन, समाजशास्त्री भाषा में। एक था जजमान, एक था कमीन। लेकिन जब आप सोसाइटी में जाएंगे तो कंसेप्ट कुछ अलग है, वहां यजमान और क्या कुछ और बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पंडित को जजमान बोलते हैं ना, लेकिन दूसरे को क्या बोलते हैं? सामने वाले को। अगर पंडित जजमान है तो जिसके घर आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? जिसका जजमान है उसको क्या बोल रहे? कुछ होगा ना, याद है? समाज शास्त्र में दो लोग होते हैं, दो समूह, एक जजमान एक कमीन। कमीन जजमान सेवा देता है, समझ रहे? और कमीन सेवा लेता है। समझ में आई बात? तो सेवा देने वाली, तो ये जजमानी व्यवस्था की बात की, विवाह के नियम और अलगाव की भी बात की, पदसोपान की बात की, विवाह के नियम की बात की। विवाह में जो है ना एक्सोगेमी, इंडोगेमी, बहिर्विवाह, गोत्र बहिर्विवाह था, ग्राम बहिर्विवाह था। एक ही गांव के सभी लोग भाई बहन माने जाते थे, पता है आपको? ग्राम बहिर्विवाह, गोत्र। और बात हुई क्या कहते हैं कि संपर और खान पान के नियम की बात की। सबके लिए खान पान अलग अलग था, पंडित के लिए अलग, क्षत्रिय के लिए अलग। पंडित जो है ना क्या करे, पका हुआ भोजन नहीं करते थे। तो जाति व्यवस्था एक पद सोपान का सिद्धांत था, जिसमें एक अलगाव की बात थी, विवाह एवं संपर्क की बात थी, श्रम विभाजन की बात करते हैं, हायरार्की की बात करते हैं कि जाति व्यवस्था में एक श्रम विभाजन होता है, श्रम विभाजन के आधार पर बटा होता है। उसके बाद पद सोपान होता है। पद सोपान का मतलब उच्चता और निम्नता के भाव, जो अभी हमने बताया। ये सारी चीजें आपको बताना है। प्रजातीय सिद्धांत की भी बात की उन्होंने। और लुइस ड्यूमो पद सोपान वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत, पद सोपान एवं शक्ति की बात की। शक्ति को भी जोड़ा कि जो उच्च जाति के होते हैं उनके पावर ज्यादा होते हैं, पावर से भी जोड़ा। ठीक है, उस समय तो पॉलिटिकल सिस्टम था नहीं, लेकिन ज्यादातर उच्च जाति के लोग ही ग्राम प्रधान होते थे। समझ में आ रही बात? और बाद में चल करके एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभुत्व जाति की बात की। जिस जगह पे जिस जाति की संख्या ज्यादा होती थी वो बाहुबल होता था, वही का आदमी पॉलिटिकल पावर होता था। तो ये सब चीजें आपको दर्शानी है। जाति एवं व्यवसाय, जाति के साथ व्यवसाय की बात की, प्रत्येक जाति का व्यवस्था, जजमानी प्रथा की बात की। ये सब 5-7 पॉइंट है। विवाह के नियम की बात की, सबके अपने अपने विवाह के नियम है। संपर्क व खान पान के नियम थे सबके अलग अलग, समझ रहे? प्रभुत्व जाति की भी बात की, जो अभी हमने कहा कि विशेष क्षेत्र में विशेष जाति के लोग प्रभुत्व माने जाते थे। तो ये रहा कुल मिलाकर के लुइस ड्यूमो होमो हायरार्कीज, इनकी मशहूर किताब है।
जाति व्यवस्था पे काम किया, संस्करण पे काम किया, जाति का शक्ति से संबंध देखा, जाति का प्रभाव, किस जाति का कितना प्रभाव है, जाति का उच्चता और निम्नता पे प्रभाव, संस्करण पे प्रभाव, और जाति का शक्ति के साथ संबंध, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, और कोई दिक्कत होगी तो आप हमें बताएंगे, और फिर हम और भी कई टॉपिक है उस पर हम लोग बात करेंगे, जैसे एम.के. बोस है, सुरजीत सिंह है, सिविलाइजेशनल अप्रोच है इनका, उस पर हम बात करेंगे।